नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं मेरे उन सभी दोस्तों का जो आते ही मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा दिल से आभारी हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरी उस वीडियो तक को लाइक किया जिस वीडियो के अंदर मेरी साउंड बहुत कम आ रही थी, बिल्कुल ना के बराबर आ रही थी। तो दोस्तों, उसी के कंटिन्यूशन में मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो आज आपके साथ में शेयर करके चलूँगा। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाकर चलूँगा जिसको आप अगर आने वाले वक्त के अंदर समझ गए तो आपके अपने ट्रेड्स के ऊपर एक बहुत बड़ी कमांड बन जाएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैं इसे अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि आप तक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को जिसको मैं खुद रीड कर चल रहा होता हूं, आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप तक पहुंचा पाऊं। तो दोस्तों, मेरी कुछ बातों पर ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्तों, हमारे पास इस समय पर निफ्टी के हीट मैप को हम लोग स्टडी करके चलेंगे। निफ्टी के चार्ट को हम लोग ब्रोकर के टर्मिनल के ऊपर स्टडी करके चलेंगे। और दोस्तों, हम लोग निफ्टी के चार्ट को एक बड़े पर्सपेक्टिव या बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी एनालिसिस कर चलेंगे। तो दोस्तों, इस समय पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको धीरे धीरे लेकर चलूंगा और मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने एक 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी के एक चार्ट को लगाया। देखो दोस्तों, आप मार्केट के अंदर अगर कभी भी किसी भी एनालिसिस को करते हो तो एनालिसिस को करते समय पर आप एक व्यू अपना बनाकर चलते हो और उस व्यू के अकॉर्डिंग आप मार्केट के अंदर अपने कुछ पोजीशंस क्रिएट करके चलते हो। देखो दोस्तों, ये पोजीशंस आपके फेवर में तब जाती हैं जब मार्केट आपके व्यू को फेवर करता है। दोस्तों, ये पोजीशंस आपके अगेंस्ट में तब जाती हैं जब आप मार्केट आपके व्यू के अगेंस्ट चलता है। तो कोई भी स्ट्रेटजी तब सबसे बढ़िया बैक टेस्ट होती है जब मार्केट आपके अगेंस्ट में जाए और उसके अंदर भी वो आपका बड़े से बड़ा नुकसान ना कर पाए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप देखोगे एक 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो आपको दिखाई देगा ये सबसे पहले 17,638 और मैंने इसको ऑल्टर एच से मार्क कर दिया। दोस्तों, उस जगह पर ये जहां तक ऊपर मैक्सिमम जा सकता था तो वो 17,715 मैंने उस जगह को ऑल्टर एच से मार्क कर दिया। तो मैं ये समझ पाता हूँ कि एक 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने खुलने के बाद जो अपनी एक रेंज बनाई वो 17,638 से लेकर 17,715 के बीच में बनाई। तो दोस्तों, तकरीबन आप ये मान के चलो 650 से 725 मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। तो तकरीबन 75 पॉइंट का एक मूव यहाँ पर हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मार्केट जब ऊपर की तरफ गई होगी तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझा और उन्होंने इस जगह पर 17,700 के ऊपर कॉल की राइटिंग की और कॉल की राइटिंग को हमने और आपने ऑब्जर्व किया। दोस्तों, जब मार्केट नीचे आती है तो यहाँ उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए 70 से 75 35 पॉइंट 75 पॉइंट निकालना उनको आसान लगा। तो 70 से 75 पॉइंट निकालने का मतलब है कि 3,500 रुपये मार्केट के अंदर बना लेना। तो 70 पॉइंट इन्होंने मार्केट से निकाले, अगर 50 पॉइंट भी निकाले तो 2,500 रुपये के करीब मार्केट से ये लोग निकाल सकते थे। दोस्तों, इसी तरीके से जब मार्केट यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तब उस कंडीशन में इसके अंदर उन्होंने पुट को सेल किया होगा और उस कंडीशन में इन्होंने इसके अंदर से भी 40 से 50 पॉइंट को निकाले। मतलब निफ्टी जब एक रेंज के अंदर काम कर रहा है तो ऑप्शन के सेलर्स रेंज के अंदर ऑप्शंस को सेल कर मार्केट से पैसे बनाते हैं, ऐसा हम लोग जानते भी हैं और ऐसा हम लोग देखते आए हैं। अब दोस्तों, मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटजी जब आप अप्लाई करके चलते हो तो आप ये भी देख के चलते हो कि अगर ये रेंज को ब्रेक करेगा तब किस तरीके की स्ट्रेटजी होगी। तो दोस्तों, जब रेंज ब्रेक होती है तब ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती, तब स्ट्रेटजी के अंदर बदलाव करने पड़ते हैं। दोस्तों, वो एक अलग तरीके के चेंज होते हैं और एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी होती भी है। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े हो या तो आपने मेरी बुक काक चेष्टा बकोधैनम रीड की हुई है या आप मेरे साथ मेरी वीकली क्लासेस सैटरडे और संडे की यूएसडीएनआर और बैंक निफ्टी की में आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो, जो ये कोर्स अभी आपका चल रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके साथ एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिस तरफ आपका ध्यान शायद नहीं गया होगा। दोस्तों, अब मैं इसके टाइम फ्रेम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और मैं इन सारी ड्राइंग्स को कुछ देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा टाइम फ्रेम है इस टाइम फ्रेम को मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम कर दिया। दोस्तों, पहले हम लोगों ने एक छोटी रेंज को समझा, अब हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम पर काम करेंगे। और दोस्तों, मुझे इसको यहाँ से थोड़ा सा नैरो डाउन भी करना पड़ेगा जिससे कि इस स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम डेटा मेरे पास में आ सकता हो। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप देखेंगे
तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है 17,469 का। देखो दोस्तों, मेरा व्यू जो मार्केट के लिए बनता था, अब मैं वो आपको एक्सप्लेन भी कर कर चलूँगा। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो 17,469 है, ये मार्केट का सेंटर पॉइंट है और 11 तारीख को मार्केट की जो एक्सपायरी है वो 17,469 पर होगी, मतलब 17,469 पर एक्सपायर होगा। 11 अगस्त जो पीछे बीत चुकी है। दोस्तों उसके पीछे की वजह मैं आपको बताऊंगा कि हम जब भी कभी ढूंढते हैं तो सेंटर पॉइंट मार्केट का ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिसके अप्रॉक्स हमें लगता हो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपनी पोजीशंस को क्रिएट किया होगा। तो अब आप जब इसको देखोगे तो ये बात आपकी समझ में बिल्कुल आती होगी कि ये पॉइंट 17,469 कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा था। मार्केट ने कितनी बार इससे ऊपर निकलने की कोशिश की और मार्केट ने एक बड़े सेल ऑफ का सामना किया। वो जितनी बार भी इससे ऊपर निकलने की कोशिश करता था, हमेशा सेल ऑफ, फिर ऊपर जाता था, फिर सेल ऑफ, फिर ऊपर जाता था, फिर सेल ऑफ। और दोस्तों ये सेल ऑफ में जितनी बार मार्केट पार्टिसिपेंट सोचते थे कि मतलब यहाँ से मार्केट अब ऊपर उठेगा, मार्केट में फिर सेल ऑफ आया और अभी ये वापस 17,469 के लेवल से ऊपर की तरफ निकला है। तो पहली चीज़ तो मार्केट पार्टिसिपेंट के दिमाग में जो आती थी और जो मेरे दिमाग में भी आती थी कि मार्केट वापस 17,469 की तरफ जाएगा और 17,469 जो होगा ये मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेंटर पॉइंट रहेगा। मतलब मार्केट के अंदर अगर एक्सपायरी इसके ऊपर मिलनी शुरू होती हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट यहाँ से अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे और उनकी स्ट्राइक्स थोड़ी बुलिश स्ट्राइक्स बननी शुरू होंगी। देखो दोस्तों, मैं आपको सब कुछ जो बताकर चलता हूँ वो डेटा पॉइंट्स कंसिडर करते हुए समझाकर और बताकर चलता हूँ। अब दोस्तों इसी के अंदर मैं थोड़े से चेंजेस करता हूँ और मैं आपको उस तरफ आपका ध्यान लेके जाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं इस चार्ट के अंदर कुछ और चीज़ों को इंक्लूड करता हूँ और ये मैंने यहाँ पर ऐसे कर कर इकट्ठे कर दिए। अब दोस्तों मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से जाकर मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ से उठा लेता हूँ। दोस्तों जब यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन को उठाएंगे, देखो दोस्तों मैं आप भी जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ आप लोग भी अगर चाहें तो अपने मोबाइल पर आप इसको देख रहे होंगे और आप अपने टर्मिनल पर बिल्कुल ऐसा ही कर कर चलिए, तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे मेरे साथ साथ। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन को उठाया और दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को हमने ये देखा कि जो मार्केट है, मार्केट ने अपना मैक्सिमम हाई जो पुश दिया वो कितना दिया और वहाँ से उसके अंदर सेल ऑफ आया। तो मैंने देखा कि यार इस जगह से मार्केट के अंदर सेल ऑफ आता है, मैंने इस पॉइंट को मार्क कर लिया। दोस्तों मैं यहाँ पर आगे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि फिर इस जगह से सेल ऑफ आता है और उसके बाद इस जगह से सेल ऑफ आता है। और दोस्तों जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैंने ये देखा कि जो मार्केट है, मार्केट के अंदर मार्केट का मैक्सिमम जो हाई पॉइंट थे वो ये थे और मार्केट के अंदर यहाँ से एक सेल ऑफ आने की एक्सपेक्टेशन मुझे लगती थी। मतलब ये जो ट्रेंड लाइंस हैं, मार्केट राइज करता है और इस ट्रेंड लाइन को टच कर कर नीचे की तरफ गिर जाता है, मार्केट फिर से राइज करता है और मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करता है और वापस से नीचे की तरफ गिर जाता है। दोस्तों एक सेकंड, ये ट्रेंड लाइन फिक्स क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच करता है तो टच करके वहाँ से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्केट इस बार जैसे कि पिछली बार इस ट्रेंड लाइन के निचले लेवल से नीचे गिरा था, मार्केट वापस यहाँ पर आएगा और यहाँ से वापस नीचे की डायरेक्शन में जा सकता है। देखो दोस्तों ये मेरे को ऐसा लगता था। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज़ समझा कर चलूँगा। अभी अपना किसी भी तरीके का कोई भी व्यू मत बनाइए। हम सबके अंदर एक तरीके का बायस होता है जिसके अंदर हम लोग लिमिटेड डाटा को लिमिटेड तरीके से थंब रूल को दिमाग में रखकर कुछ मार्केट के अंदर अपने ट्रेड्स लेते हैं और जब वो ट्रेड्स हमारे फेवर में नहीं जाते तो हमारे बड़े नुकसान भी उसके अंदर होते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ जब आपके साथ किसी चीज़ को स्टडी करके चलूँगा तो मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ बता कर चलूँगा और डिसीजन लेने के लिए मैं आपको छोड़ दूंगा और मैं आपसे एक्सपेक्ट भी करूँगा कि इन सारे पॉइंट्स को समझने के बाद आपका व्यू किस तरीके का बनता है ये आप ज़रूर बता कर चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ अगर मैंने इसको नोटिस किया कि यार ये वो जगह है जहाँ से मार्केट के अंदर एक रिवर्सल मेरे को देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों मैं इसको थोड़ा और आगे समझता हूँ। देखो दोस्तों मैंने देखा कि यार मार्केट के अंदर बिल्कुल सेम तरीके का जब भी ट्रेंड बन रहा था तब उस समय पर स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म कर चल रहे थे, कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर चल रहे थे। बच्चों मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों मैं ये जो समझता हूँ वो इम्पोर्टेंट बात ये है
कि देखो मार्केट जब नीचे की तरफ था, एक कंसोलिडेशन हुआ और फिर मार्केट पार्टिसिपेंट ने कुछ स्टॉक्स को बाय करना शुरू करा जो इंडेक्स को ऊपर की तरफ पुश कर सकते थे, और इंडेक्स इस 17,469 के लेवल से ऊपर निकला। और जैसे ही ये इसके ऊपर निकला और यहाँ तक गया, मार्केट पार्टिसिपेंट ने जाकर यहाँ पर अपने इन स्टॉक्स के अंदर सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी, मतलब प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, और ये इस लेवल तक पहुंच गया, 16,627 के लेवल तक पहुंच गया। इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते मार्केट पार्टिसिपेंट ने वापस से अपनी बाइंग शुरू करी, और जैसे ही ये वापस इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचा, उन्होंने प्रॉफिट को बुक करना शुरू कर दिया। मतलब वो कुछ लिमिटेड स्टॉक्स के अंदर बाय करके चल रहे थे, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर सारे ही स्टॉक्स को बाय किया गया था तो सारे ही स्टॉक्स को एक साथ सेल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो दोस्तों, ये जो बाय किए गए, कुछ लिमिटेड स्टॉक्स बाय किए गए होंगे, जिनकी वजह से मार्केट के अंदर एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली, मतलब बेसिकली इंडेक्स को एक पुश किया गया। दोस्तों, फिर यहाँ पर हमारे को एक सेलिंग देखने को मिलती है, और फिर उसके बाद में मार्केट में निचले लेवल से फिर से कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय किया गया होता है, और दोस्तों मार्केट वापस से 18,000 के लेवल को टच कर देता है, और फिर वहाँ से वापस मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, हम फिर जाते हैं, और कई जगह पर हमें ऐसा लगा कि इस बार तो मार्केट यहीं से पलट जाएगा, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट ने इसको और सेल किया और नीचे लेकर आए, और इस जगह के आसपास कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। और दोस्तों, उसके बाद एक नीचे का लो मारने के बाद मार्केट पार्टिसिपेंट ने वापस से अपनी कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग करनी स्टार्ट की, और मार्केट पार्टिसिपेंट की इस कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग की वजह से हमें फिर से एक फर्दर रैली देखने को मिलती है। दोस्तों, अब जो बात समझ में आती है वो ये कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली क्रॉस करता है और इसके ऊपर अपनी एक क्लोजिंग देता है, तो दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक तरीके की सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगी, और मार्केट के अंदर एक नए तरीके का चार्ट बनना शुरू हो जाएगा। और मार्केट का जब ये चार्ट बनेगा, तो ये चार्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये मान के चलते हैं कि निफ्टी के आने वाले वक्त के अंदर जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो 20,000 भी हो सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, मैं आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मार्केट का डेटा हमें दिखाता है। तो दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल जो बन जाती है, हमारी ये ट्रेंड लाइन बन जाती है। इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ने आने वाले वक्त के अंदर काफ़ी आगे जाना है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से क्लोज देने के बाद में मार्केट को एक वापस से जब गिरावट आएगी, तो इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर वापस उठना पड़ेगा, जिसमें ये पता चलेगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट इस ट्रेंड लाइन तक पहुंचने से पहले ही अगर इसको बाय करके चलते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन तक पहुंचने से पहले ही की गई बाइंग मार्केट के अंदर एक बुलिश मूव को बताएगी। और दोस्तों, अब जो इसके अंदर स्ट्रेटजी बनेगी वो रेंज स्ट्रेटजीज ना बनकर ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजीज बनेगी। दोस्तों, मैंने आपको हर तरीके की स्ट्रेटजी अपनी बुक काक चेष्टा बुक ध्यान में भी सिखाई है, और अभी मैं आपको कॉन्टिन्यूसली USD/NR और बैंक निफ्टी की क्लासेस में भी सिखाकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट को सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट की तरह साबित करना पड़ेगा, और इसका सीधा सा तरीका ये है कि इस समय उनके लिए जो रेजिस्टेंस हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर जाते ही मार्केट को सेल करके चलते हैं। मतलब DI जो पोजीशन क्रिएट करके चल रहे हैं सेल की, कॉल ऑप्शंस को जो सेल करके चल रहे हैं, दोस्तों ये उनके लिए आने वाले वक्त में एक रुकावट बन सकती है। तो दोस्तों, वो इसके ऊपर की एक ओपनिंग देने के बाद में, और ये बहुत ही बढ़िया वक्त बनता है आपके पास में 14 तारीख 15 तारीख का जो वक्त है, 13 14 15 ये 3 छुट्टियां जो मिली हैं, इसके बाद अगर एक गैप अप ओपनिंग वो दे पाते हैं और मार्केट पार्टिसिपेंट उस जगह पर अगर सेल नहीं कर पाते या प्रॉफिट नहीं बुक करते और वो वेट कर लेते हैं, तो दोस्तों मार्केट में एक नया ट्रेंड स्टार्ट होगा, और ये बेस लाइन आपके लिए एक छोटे स्टॉप लॉस का काम भी करेगी, जो कि इस समय पर हमारी आंखों के सामने दिखती भी है। अब दोस्तों, ये चीज़ें अब आपके व्यू थोड़े थोड़े कर बदलने या बनने शुरू हो गए होंगे। अब दोस्तों, मैं आपका ध्यान अगला जो ध्यान लेके चलना चाहूँगा, वो मैं हीट मैप की तरफ लेके चलना चाहूँगा। तो दोस्तों, इस समय पर जो हीट मैप मेरे पास में है, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इस मार्केट के अंदर जो बुलिश मूवमेंट आया था, इस बुलिश मूवमेंट को पुश करने वाले जो स्टॉक्स थे, उसमें स्टॉक आता है हमारे पास में रिलायंस, ICICI बैंक, टाटा स्टील, SBI, ITC, पावर ग्रिड या एशियन पेंट। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स के अंदर, इन स्टॉक्स ने इंडेक्स को ऊपर की तरफ पुश किया है। दोस्तों, अब आप ये सोचो कि यार SBI ने ऐसा क्या बहुत अच्छा कर दिया होगा, इंडसइंड बैंक ने ऐसा और एक्सिस बैंक ने ऐसा क्या बहुत अच्छा कर दिया होगा, जो अच्छा बजाज फिनसर्व नहीं कर पाया, HDFC बैंक नहीं कर पाया और कोटक महिंद्रा बैंक नहीं कर पाया। अब आप ये सोचो कि इतनी पॉजिटिव न्यूज़ अगर किसी सेक्टर के लिए है, तो दोस्तों उस सेक्टर के सभी स्टॉक्स के लिए एक जैसी न्यूज़ का काम करना चाहिए।
मतलब संडे को मार्केट में अगर कस्टमर आते हैं तो दोस्तों सभी दुकानों की कुछ ना कुछ बिक्री होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर खरीदारों को हर जगह पर बाइंग करनी चाहिए और ये जो बाइंग है ये बाइंग सस्टेन होती हुई दिखनी भी चाहिए। तो दोस्तों मार्केट के अंदर इस समय पर कुछ स्टॉक्स को के अंदर की गई कॉन्सनट्रेटेड बाइंग इंडेक्स को तो पुश कर सकती है, पर इन्वेस्टर्स को लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में मोटिवेट नहीं कर सकती। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब दोस्तों यही मैं आपका ध्यान अगला जो लेके चलना चाहूँगा, अब मैं आपका ध्यान एक बड़े चार्ट की तरफ लेकर चलना चाहूँगा। दोस्तों इस बड़े चार्ट के अंदर, इस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मैंने जिन मूविंग एवरेजेस का सहारा लिया है तो इसके अंदर 200 डेज के मूविंग एवरेज हैं, इसके अंदर 20 डेज के मूविंग एवरेज हैं और 5 डेज के मूविंग एवरेज को मैंने कॉन्सेंट्रेट किया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर देख पाता हूँ कि ये जो 20 डेज का मेरा मूविंग एवरेज है, जो मेरा 5 डेज का मूविंग एवरेज है, ये मेरे 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने वाले हैं 16,991। तो दोस्तों 16,991 के ऊपर मार्केट के अंदर ये जो मूविंग एवरेज है ये इसको क्रॉस करने वाला है और 200 डेज का मूविंग एवरेज अब धीरे धीरे कर सीधा होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये 200 डेज का मूविंग एवरेज सीधा होगा तो दोस्तों उस समय पर 17,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ से जब ये ऊपर उठना शुरू होगा तब जाकर मार्केट के अंदर कुछ बुलिश मूव बनते हैं। दोस्तों एग्जैक्टली वो ट्रेंड लाइन हमारे ऊपर से चलती आ रही है और ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। और दोस्तों इस समय पर जो हमारे ये लेवल हैं, अगर हम देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मतलब ये मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है तो उसके लिए 18,060 का जो लेवल बनता है एक क्रूशल, एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल बनता है कि जिसको अगर मार्केट क्लोज कर जाता है तो दोस्तों उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेंट नीचे की पुट के अंदर एक बड़ी राइटिंग कर रहे होंगे और दोस्तों उनकी वो जो पुट राइटिंग है ये इस बात को कंफर्म करेगी कि मार्केट पार्टिसिपेंट का व्यू अब बुलिश बन चुका होगा और दोस्तों वो आने वाले वक्त में मार्केट को एक बड़े ट्रेंड की तरफ पुश करते हुए देख पा रहे होंगे। दोस्तों अब मैं आपका ध्यान एक तरफ लेकर जाने की कोशिश करूंगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं मार्केट आवर्स में मेरी उन रिसर्च रिकमेंडेशंस के लिए या मेरी स्ट्रेटजीज़ के लिए, तो दोस्तों मेरी स्ट्रेटजीज़ को अगर आपने मार्केट के अंदर अप्लाई किया तो वो आपका हद से हद कितना बड़ा नुकसान कर सकती है तब जब सारे व्यूज़ हमारे अगेंस्ट चले जाएं और मार्केट भी हमारे अगेंस्ट चली जाए और मार्केट के अंदर बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन खुल जाए और मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश भी हो जाए या बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाए, तब उन केसेस के अंदर हमारी स्ट्रेटजीज हमें बड़े से बड़ा नुकसान कर सकती हैं। तो कितना कर सकती हैं ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा रहती है सबसे पहले हम हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं उन सारे क्लाइंट्स की जो भी हमारे पास में मतलब कैपिटल वो लेकर आए हैं उनकी वो कैपिटल सेफ रहे और उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करें और कोई बड़ा रिस्क हम लोग कैपिटल का ना उठाएं। तो दोस्तों इस समय पर मैं आपका जो ध्यान लेकर चलने की कोशिश करूंगा, देखो दोस्तों हमने पूरे अगस्त के अंदर, मगर आप देखेंगे तो अगस्त 1, अगस्त 2, अगस्त के अंदर मतलब पूरे अगस्त के अंदर हमने किसी भी दिन के अंदर बहुत बड़े नुकसान अपने कोई भी नहीं किए। दोस्तों धीरे धीरे कर ये हमारे बढ़ते चले गए। हाँ हमारी कुछ पोजीशंस हमारे व्यू के अकॉर्डिंग जो कि आपके पास में 369 के आसपास बनता था, 17,369 के पास बनता था, यहाँ पर इस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग जो हमने अपनी पोजीशंस क्रिएट की थी तो उसके अंदर जितनी भी पुट की बाइंग की पोजीशंस थी उनके अंदर हमारा लॉस, जितनी भी कॉल सेल की पोजीशन थी उसके अंदर हमारा लॉस। और दोस्तों हमारा व्यू 15 दिन का व्यू था, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि 11 तारीख तक जो मुझको क्लोजिंग देखने को मिलेगी वो 17,369 की क्लोजिंग मेरे को देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं अपने उस व्यू में गलत रहा। दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्लाइंट का मैक्सिमम इन अगस्त के अंदर जो मैक्सिमम नुकसान इनका हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस समय उनकी जो कैपिटल के अंदर नेगेटिव बना वो फर्स्ट क्लाइंट का 13,553 बनता है। दोस्तों हमारे सेकंड क्लाइंट का 23,888 और थर्ड क्लाइंट का 18,071 बनता है। दोस्तों अगर आप ये क्लाइंट 2 और क्लाइंट 3 और क्लाइंट 1 के अंदर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे क्लाइंट 2 और क्लाइंट 3 हैं इनकी एक बड़ी पोजीशन आपके पास में जो कॉल साइड में शॉर्ट की थी ये नेकेड मार्केट के अंदर चली गई थी और मार्केट गैप अप खुला। दोस्तों ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकती थी और दोस्तों उस पोजीशन को मैनेज करते 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 हम उस लॉस को यहाँ 18,000 तक और 23,000 तक इसको लेकर आ पाए। दोस्तों वरना हमारे जो सेकंड क्लाइंट हैं और जो हमारे थर्ड क्लाइंट हैं उनका भी 15 दिन का जो मैक्सिमम लॉस होता वो 13 से 15,000 का ही रहना था। तो दोस्तों कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप अप्लाई करके चलते हैं मार्केट के अंदर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है
कि उसके अंदर रिस्क कितना एसोसिएटेड है। दोस्तों हम जो स्ट्रेटजीज अप्लाई करके चलते हैं वो मैक्सिमम रेंज बाउंड मार्केट के अकॉर्डिंग होती हैं। और दोस्तों जब हमारे को ब्रेकआउट के अंदर ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना पड़ता है तो ये थोड़ी सी अलग होती हैं। तो दोस्तों इस समय पर मैं जिन स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहा हूँ ये ब्रेकआउट की स्ट्रेटजीज हैं, जिनको मैं आपको आने वाले वक्त में बताता भी रहता हूँ और अपनी बुक के अंदर मैंने आपको सब सिखाया हुआ भी है। तो आप ये देख पाएंगे 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, ये 5 अगस्त, ये 10 अगस्त और फिर उसके बाद में ये 11 तारीख और ये हमारे पास में 12 तारीख। तो दोस्तों 11 तारीख के अंदर हमारे जो मैक्सिमम लॉस होते हैं, तो दोस्तों वो हमारे ये सारी सेलिंग वाले हैं। तो हमारे कॉल की सेलिंग के अंदर हमारे प्रॉफिट और लॉस, मैक्सिमम लॉस हमारे कॉल साइड के लॉस मतलब सेलिंग में लॉस होते हैं। और जो लॉस होते हैं हमारे पुट साइड की बाइंग के अंदर हमारे नुकसान यहाँ पर मार्केट के अंदर होते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमने जो 11 दिन का अपना एक टारगेट हम लोग ने रखा था, मतलब जो 15 दिन का एक हमने टारगेट रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं समझ के चलता हूँ तो निफ्टी इस समय एक बड़ी टाइम फ्रेम पर एक बड़ी रेंज के अंदर काम कर रहा है। और दोस्तों उस रेंज का हमें एक ब्रेकआउट अभी मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों मेरे इस एनालिसिस का डिस्क्लेमर भी है और मैं चाहूँगा कि आप इसे समझ भी लीजिए और आप इसे दोबारा से मतलब रीड भी कर लीजिए। तो देखो दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मेरा काम है मेरे क्लाइंट्स को मार्केट आवर्स के अंदर बनने वाली पोजीशंस के बारे में बताना। वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बिहाफ पर डिस्कस करने के बाद में अगर अपनी कोई पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो वो उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। मेरे इस एनालिसिस को स्टडी करके चलते हैं मेरे स्टूडेंट्स भी, मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी। हो सकता है कि उनमें से किसी की इस एनालिसिस के बिहाफ पर पोजीशन हो। आप अगर इसके बिहाफ पर कोई पोजीशंस अपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर परामर्श करके चलिए, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको बताकर चलता है मार्केट के अंदर बनने वाली लेस रिस्की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।